Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain about stomatal frequency and stomatal index, distribution of stomata on leaf and transpiration ratio. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको रंध्रीय आवृत्ति और रंध्रीय सूचकांक के बारे में, रंध्रों के वितरण के बारे में और वाष्पोत्सर्जन अनुपात के बारे में समझाऊंगा। So first, stomatal frequency, रंध्रीय आवृत्ति, and stomatal index, रंध्रीय सूचकांक. The number of stomata per unit area of leaf is known as stomatal frequency. पर्ण के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या को रंध्रीय आवृत्ति कहा जाता है और उसे सामान्यतः मिलीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है. इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर स्क्वायर. सो मीनिंग इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द लीफ इज नोन एज स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी. पर्ण के प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में उपस्थित रंध्रों की संख्या को रंध्रीय आवृत्ति कहा जाता है. The stomatal frequency varies from 1000 to 60,000 per centimeter square और 10 to 600 per millimeter square. अलग अलग पादपों में रंध्रीय आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न हो सकता है, जो न्यूनतम 1000 से लेकर अधिकतम 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक हो सकता है. यदि प्रति वर्ग मिलीमीटर में बात करें तो रंध्रीय आवृत्ति 10 से 600 प्रति वर्ग मिलीमीटर होती है. स्टोमेटा कवर अबाउट 1 to 2% ऑफ टोटल लीफ सरफेस एरिया. पर्ण के सतह के कुल क्षेत्रफल का केवल 1 से 2% भाग ही रंध्रों के द्वारा आवरित किया जाता है या रंध्रों के द्वारा निर्मित किया जाता है. इन मेसोफाइट्स स्टोमेटा अकर बोथ ऑन द अपर एंड लोअर सरफेसेस. समोद्भिद पादपों में मेसोफाइट्स में रंध्र पर्ण की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं, अर्थात ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं और निचली सतह पर भी पाए जाते हैं. द अपर सरफेस ऑफ लीफ इज ऑल्सो नोन एज एडेक्शियल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ इज ऑल्सो नोन एज एबैक्सियल सरफेस और डोर्सल सरफेस. पर्ण की ऊपरी सतह को अभ्यक्ष सतह या अधर सतह भी कहा जाता है और पर्ण की निचली सतह को अपाक्ष सतह या पृष्ठ सतह भी कहा जाता है. In dicot leaves, the number of stomata on upper surface is usually lesser and even absent in several cases. द्विबीजपत्री पादपों की पर्ण में ऊपरी अधिचम पर या पर्ण की ऊपरी सतह पर रंध्र तुलनात्मक रूप से कम संख्या में पाए जाते हैं और कई पादपों में पर्ण की ऊपरी सतह पर या ऊपरी अधिचम पर रंध्र अनुपस्थित भी होते हैं द्विबीजपत्री पादपों में. The number is roughly equal on the two surfaces in grasses and other monocot leaves. घास की पत्तियों में और अन्य एक बीजपत्री पादपों की पर्ण में पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है. The shrubs and trees have higher stomatal frequency compared to herbs. शाकीय पादपों की तुलना में क्षूप या झाड़ियों में और वृक्षों में रंध्रीय आवृत्ति का मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है. अर्थात हर्बेशियस प्लांट्स में शाकीय पादपों में रंध्रीय आवृत्ति कम होती है, प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में कम रंध्र पाए जाते हैं, जबकि क्षूप और वृक्षों में प्रति वर्ग मिलीमीटर में रंध्रों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक होती है. The stomatal frequency increases gradually from base of leaf lamina towards tip and from midrib to margins of the leaf lamina. रंध्रीय आवृत्ति का मान एक ही पर्ण में भी अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है. The stomatal frequency varies at different places on the same leaf. यदि पर्ण में आधार से पर्ण के शीर्ष की तरफ चले तो रंध्रीय आवृत्ति बढ़ती है, यानी पर्ण के आधार पर रंध्रीय आवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम होती है और जैसे जैसे हम पर्ण के शीर्ष की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रंध्र आवृत्ति का मान बढ़ता है. इसी प्रकार से मध्य शिरा के पास के क्षेत्र में रंध्रीय आवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम होती है, जबकि
मध्य शिरा से पर्ण के किनारों की तरफ रंध्रीय आवृत्ति का मान धीरे धीरे बढ़ता रहता है, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज स्टोमेटल इंडेक्स, रंध्री सूचकांक। It is the ratio of stomatal frequency to sum of stomatal frequency and epidermal cell frequency, and this ratio is called as stomatal index. तो किसी भी पर्ण में जो रंध्रीय आवृत्ति होती है उसका तथा रंध्रीय आवृत्ति और अधिचर्मी कोशिकाओं की आवृत्ति के योग का जो अनुपात होता है उसे रंध्रीय सूचकांक कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए यदि S को हम स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी माने और E को एपिडर्मल सेल फ्रीक्वेंसी माने, अधिचर्मी कोशिका आवृत्ति माने। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात पूर्व में कर ही चुके हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या, और E यानी एपिडर्मल सेल फ्रीक्वेंसी अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित अधिचर्मी कोशिकाओं की संख्या। तो स्टोमेटल इंडेक्स का मान होता है S अपॉन S प्लस E, दैट इज S डिवाइडेड बाई S प्लस E। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी को भाग दिया जाता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी और एपिडर्मल सेल फ्रीक्वेंसी के योग से, और इसको 100 से गुणा किया जाता है। दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 100 सो दैट वी गेट वैल्यू ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स इन परसेंटेज। तो इसके फलस्वरूप हमको रंध्रीय सूचकांक का मान जो मिलता है वह प्रतिशत में प्राप्त होता है। तो रंध्रीय आवृत्ति और अधिचर्मी कोशिकाओं की आवृत्ति के अनुपात को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसी को रंध्रीय सूचकांक या स्टोमेटल इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों का वितरण। इन द प्लांट्स और लीव्स, द लीव्स और प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू लीफ सरफेस। पर्ण की दो सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पादपों को या पादप की पर्णों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट टाइप, एप्पल एंड मलबेरी टाइप, सेब और शहतूत प्रकार। इन दीज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर एबैक्सियल और डोर्सल सरफेस ऑफ द लीफ। इनमें रंध्र केवल पर्ण की निचली सतह पर या अपाक्ष सतह पर या पृष्ठ सतह पर ही पाए जाते हैं, अर्थात ऊपरी सतह पर अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार की पर्ण सेब में, शहतूत में, फाइकस यानी पीपल बरगद में, एसर में, क्वेरकस आदि में पाई जाती है। पोटैटो टाइप, आलू प्रकार। दूसरे प्रकार की पर्ण को पोटैटो टाइप कहा जाता है या आलू प्रकार कहा जाता है। इन दिस स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इज हायर ऑन लोअर सरफेस कंपेयर टू अपर एडेक्सियल और वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ। इस प्रकार की पर्ण में निचली सतह पर रंध्रीय आवृत्ति अधिक होती है और ऊपरी सतह पर रंध्रीय आवृत्ति कम होती है। तो ऊपरी सतह पर या अभ्यक्ष सतह पर या अधर सतह पर रंध्र तुलनात्मक रूप से कम होते हैं और निचली सतह पर रंध्र तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। इस प्रकार की पर्ण आलू में, टमाटर में, मटर में, सूर्यमुखी आदि में पाई जाती है। मोस्टली इन डाइकॉट प्लांट्स लीव्स आर ऑफ पोटैटो टाइप। अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादपों में जो पर्ण होती है वह आलू प्रकार की ही होती है। थर्ड टाइप इज ओट टाइप, जई प्रकार। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इज रफली सेम ऑन बोथ सरफेसेस। पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र लगभग समान आवृत्ति या समान संख्या में पाए जाते हैं। सच लीव्स आर फाउंड इन मोस्ट मोनोकॉट्स। इस प्रकार की पर्ण अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, उदाहरण के लिए पोएसी कुल के पादप। द फोर्थ टाइप इज निम्फिया और वाटर लिली टाइप। चौथा प्रकार निम्फिया प्रकार या कुमुदनी प्रकार या जल लिली प्रकार। स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन अपर सरफेस। इस प्रकार की पर्ण में रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही उपस्थित होते हैं, उदाहरण निम्फिया या कुमुदनी, निलंबियम कमल, विक्टोरिया और अन्य जलोद्भिद पादप जिनमें पर्ण जल की सतह पर तैरती हुई पाई जाती है। सच लीव्स आर फाउंड इन दोज हाइड्रोफाइट्स इन विच लीव्स आर फाउंड फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो चूंकि इन पादपों में पर्ण जल के सतह पर तैरती हुई पाई जाती है, तो पर्ण की निचली सतह जो होती है वह लगातार जल के संपर्क में रहती है, अतः उस पे रंध्र नहीं पाए जाते और केवल ऊपरी सतह जो होती है वह वायु के संपर्क में होती है जिस पर रंध्र उपस्थित होते हैं। तो इस कारण से रंध्र केवल अपर सरफेस पर ही उपस्थित होते हैं
निम्फिया टाइप में या कुमुदिनी प्रकार में। एंड द फिफ्थ और लास्ट टाइप इज पोटेमोजिटॉन टाइप। पांचवा और अंतिम प्रकार जो पर्ण का होता है वह पोटेमोजिटॉन प्रकार कहलाता है। इस प्रकार में स्टोमेटा या तो अवशोषी होते हैं या पूर्ण अवशेषी होते हैं या पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। स्टोमेटा आर आइदर वेस्टिजियल और कंप्लीटली एब्सेंट। एग्जाम्पल पोटेमोजिटॉन, वेलिस्नेरिया और अन्य जल निमग्न जलोद्भिद। सो सच लीव्स that is potamogeton type of leaves are found in potamogeton, velisneria and hydrophytes in which leaves are completely submerged in water। ऐसे जलोद्भिद जिनमें पर्ण पूरी तरह से जल में निमग्न होती है, तो संपूर्ण सतह या पर्ण की दोनों सतहें जो होती है वो जल के संपर्क में होती है, इसलिए इनमें स्टोमेटा या तो अवशेषी होते हैं, अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, या पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर रिक्वायरमेंट और ट्रांसपिरेशन रेशियो। जल मांग या जल आवश्यकता या वाष्पोत्सर्जन अनुपात। It is the amount of water transpired per mole of carbon dioxide assimilated or dry matter manufactured by a plant। एक पादप के द्वारा एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण के लिए या शुष्क भार के एक मोल शुष्क भार के निर्माण के लिए जल की जितनी मात्रा वाष्पोत्सर्जित की जाती है उसे वाटर रिक्वायरमेंट कहा जाता है, जल मांग कहा जाता है या वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहा जाता है। अर्थात एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण करने के लिए या एक मोल शुष्क भार का निर्माण करने के लिए पादप के द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जित किया जाता है, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज ट्रांसपायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 mole of dry matter or for assimilation of 1 mole of carbon dioxide is known as water requirement or transpiration ratio। That is, this is the demand for water for synthesis of unit quantity of dry matter। It is minimum for crassulacean plants और succulent plants। वाटर रिक्वायरमेंट का मान या जल मांग का मान, वाष्पोत्सर्जन अनुपात का मान सबसे कम मांसलोद्भिद पादपों में पाया जाता है या उन पादपों में पाया जाता है जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या क्रैसुलेशन एसिड उपापचय पाया जाता है। इनमें जल मांग केवल 50 ही होती है, अर्थात एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण करने के लिए या एक मोल शुष्क भार का निर्माण करने के लिए यह 50 मोल जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रांसपिरेशन रेशियो इज मॉडरेट इन C4 प्लांट्स एंड हाईएस्ट और मैक्सिमम इन C3 प्लांट्स। C3 पादपों में वाष्पोत्सर्जन अनुपात अधिकतम होता है, जबकि C4 पादपों में मॉडरेट यानी क्रैसुलेशन प्लांट्स और C3 प्लांट्स के बीच का मान होता है। सामान्य मान ट्रांसपिरेशन रेशियो का 300 से 600 पाया जाता है। द कॉमन वैल्यू और एवरेज वैल्यू फॉर ट्रांसपिरेशन रेशियो इज 300 to 600। अर्थात एक मोल शुष्क भार का निर्माण करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण करने के लिए 300 से 600 मोल जल का वाष्पोत्सर्जन पादपों के द्वारा औसत रूप से किया जाता है। C3 plants lose 600 to 900 moles of water for 1 mole of carbon dioxide assimilated। C3 पादपों में ट्रांसपिरेशन रेशियो का मान 600 से 900 होता है, अर्थात यह एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण करने के लिए 600 से 900 मोल जल के अणुओं की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सहन करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ हाई स्पंजीनेस ऑफ देयर मेसोफिल टिश्यू। तो यह इनके मध्योतक पर्ण मध्योतक जो होता है उसकी स्पंजी प्रकृति के कारण होता है। इनमें पर्ण मध्योतक अत्यधिक स्पंजी प्रकृति का होता है और इस कारण से इनमें ट्रांसपिरेशन रेशियो का मान अधिक होता है। High spongy nature means that presence of fine spaces in between the palisade cells and large spaces in between the spongy parenchyma cells। पर्ण में जो खंभोतक पाया जाता है उनके बीच में भी सूक्ष्म स्थल पाए जाते हैं और जो स्पंजी मृदुतक पाया जाता है उनके बीच में बड़े वायु स्थल पाए जाते हैं। तो चूंकि इनमें वायु स्थल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो पर्ण की सतह वायु के संपर्क में अधिक रहती है और इस कारण से इनकी सतह से जल का वाष्पीकरण भी अधिक होता है। बिकॉज C3 plants have large air spaces present in their mesophyll tissue or between mesophyll cells, or large intercellular spaces are present between mesophyll cells, therefore their cell surfaces are more exposed, and because they are more exposed to air they lose
more water or more water evaporates from their surface, and as a result they have a higher transpiration ratio. C4 plants have evolved a strategy to maximize availability of carbon dioxide and minimize the water loss. C4 पादप ऐसे पादप होते हैं जो अनुकूलित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए और जल की हानि को कम करने के लिए, यानी इन पादपों में जल की हानि कम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं, और इस कारण से इनके अंदर ट्रांसपिरेशन रेशियो का मान C3 पादपों की तुलना में कम होता है. दैट ट्रांसपिरेशन रेशियो इज अबाउट 300. इनमें वाष्पोत्सर्जन अनुपात का मान लगभग 300 ही होता है. So therefore we can say C4 plants are twice as efficient as C3 plants in term of fixing carbon. तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन स्थिरीकरण करने में C4 पादप C3 पादपों की तुलना में दुगुने दक्ष होते हैं. That is, a C4 plant loses only half as much water as a C3 plant for same amount of carbon dioxide fixed. इसी को दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए या उतनी ही मात्रा में शुष्क भार का निर्माण करने के लिए C4 पादप C3 पादपों की तुलना में जल की हानि केवल आधी ही सहन करते हैं, या उनके द्वारा केवल आधी ही संख्या में जल के अणुओं की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है, उतनी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करने के लिए, यानी C4 पादपों में जल की हानि तुलनात्मक रूप से कम होती है या C3 पादपों की तुलना में आधी ही होती है, जबकि दोनों में बराबर मात्रा में शुष्क भार का निर्माण होता है. CAM plants open their stomata during the night when conditions do not favor transpiration. Crassulacean acid metabolism plant यानी जो मांसलोद्भिद पादप होते हैं, इनमें रंध्र केवल रात्रि के समय ही खुलते हैं, जिस समय वाष्पोत्सर्जन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है. तो इस कारण से चूंकि दिन में इनमें रंध्र बंद रहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन हो नहीं सकता, और रात्रि में जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, अतः इनमें वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल की हानि बहुत ही कम होती है या अत्यंत सीमित होती है. So because during daytime stomata remain closed, so transpiration cannot take place. During night when stomata open, then conditions do not favor transpiration, and as a result transpiration is highly minimized in CAM plants or succulent plants, and therefore their transpiration ratio is much less compared to C3 and C4 plants. They lose much less water for synthesis of dry matter. इस कारण से शुष्क भार का निर्माण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए कैम पादप के द्वारा जल की हानि बहुत ही सीमित मात्रा में ही होती है. वाटर यूज एफिशिएंसी और ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी, जल उपयोग दक्षता या वाष्पोत्सर्जन दक्षता. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट और ट्रांसपिरेशन रेशियो. जल मांग या वाष्पोत्सर्जन अनुपात के प्रतिलोम मान को, रेसिप्रोकल मान को जल उपयोग दक्षता या वाष्पोत्सर्जन दक्षता कहा जाता है. So we can say moles of carbon dioxide assimilated or dry matter produced per unit of transpired water. इकाई जल के वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है या शुष्क भार का निर्माण होता है उसको जल उपयोग दक्षता कहा जाता है या ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी, वाष्पोत्सर्जन दक्षता कहा जाता है. इट्स वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन रेशियो. चूंकि यह ट्रांसपिरेशन रेशियो का प्रतिलोम मान होता है तो हम ये कह सकते हैं इसका जो मान होता है वह वाष्पोत्सर्जन अनुपात के प्रतिलोमानुपाती होता है. अर्थात C3 पादपों में ट्रांसपिरेशन रेशियो सर्वाधिक होता है तो इनकी ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी जो होगी वह न्यूनतम होगी. इसी प्रकार से कैम प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन रेशियो न्यूनतम होता है तो इनकी ट्रांसपिरेशन एफिशिएंसी जो होती है वह अधिकतम होती है, जबकि C4 प्लांट्स में दोनों के लिए ही माध्यमिक मान या इंटरमीडिएट वैल्यूज पाई जाती है. So this is all about water requirement or transpiration ratio. In next presentation I will discuss mechanism of stomatal movement. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में समझा. Thanks for watching.